Hello everyone, welcome back to my online classroom guys. This is Rahul Ishkar and you are watching your favorite channel that is PI Rahul. तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने आइडियल गैस के लिए क्या क्या एजम्पशंस हो सकते हैं, अगर रियली आइडियल गैस एग्जिस्ट करती है तो उसके मॉलिक्यूल किस तरीके से बिहेव करते हैं, कोलाइड करेंगे, उसकी एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी स्पीड कैसी होगी, वो सारे एजम्पशंस हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। आज हम लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम देखेंगे गैस लॉज कि अगर आइडियल गैस होती है तो आइडियल गैस का एजम्पशन किसके बिहाफ पे दिया गया है। ठीक है, वो सारे जो हैं वो गैस लॉज के हिसाब से दिए गए हैं। ठीक है, तो गैस लॉज के लिए तीन जो है क्वांटिटीज़ को, गैस की तीन क्वांटिटीज़ को या तीन पैरामीटर्स को डिसाइड किया गया या तीन पैरामीटर के ऊपर स्टडी की गई, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। व्हाट इज दिस? दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन तीनों क्वांटिटीज के हिसाब से आपको गैस लॉज प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो आते हैं अपन स्टार्ट करते हैं गैस लॉज। अच्छा बच्चों, उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी चैप्टर नंबर 11 के नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप चाहे तो वहाँ से PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैप्टर के जो नोट्स है वो मैं आपको चैप्टर ख़त्म होते ही, जैसे ही हमारे लेक्चर फिनिश हो जाएंगे वैसे ही मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बात करते हैं गैस लॉज की। सबसे पहला जो गैस लॉज था वो बॉयलेस ने। व्हाट इज दिस? रॉबर्ट बॉयल। बच्चों ये एक एंग्लो आयरिश केमिस्ट्री के फैकल्टी थे, प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के। इन्होंने 1602 या 1632 ऐसे होंगे, एक्चुअली मुझे भी एग्जैक्ट सन याद नहीं है। ठीक है, तो इसके अराउंड उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि टेम्परेचर को कांस्टेंट किया। इन्होंने क्या किया, किसी भी गैस के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट किया। तो इन्होंने बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इन्होंने क्या बोला, एट any constant temperature pressure of an ideal gas is inversely proportional to its volume। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर किसी भी गैस का आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो तो उसका जो प्रेशर है और वॉल्यूम वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स दिस इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ये चीज रॉबर्ट बॉयल ने स्टेबिलिटी। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखो दो अलग अलग वेसल दिए बच्चों। ठीक है, दो अलग अलग पोर्ट लिए, वेसल लिए, जो भी आप बोलते हो। ठीक है, अब दोनों में अलग अलग वॉल्यूम का कोई भी लिक्विड उन्होंने इसमें फिलअप कर दिया। ठीक है, सपोज यहां तक उन्होंने लिक्विड भी है, दैट इज। ठीक है, ये मान लो मैंने एक पिस्टन है। अच्छा, ये पिस्टन क्यों हुआ? ये पिस्टन मेरा प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने में काम आएगा। अगर मैं इस पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करूंगा, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ। और अगर इसे ऊपर मूव या पिस्टन को अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करवाऊंगा, इसका मतलब मैं पिस्टन पर प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूँ। तो वही सारा काम है। अब मान लो मैंने इस पिस्टन को और नीचे की तरफ मोशन करवाया और पिस्टन मेरा यहां पे आ चुका है, पिस्टन मेरा यहां पे आ चुका है। यानी कि इसका मतलब अब क्या होगा, गैस का या वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। अभी देखो यहां से यहां पे प्रेशर इंक्रीज हुआ बट वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। अब अगर इसका रिवर्स कर दो,
रिवर्स प्रोसेस कर दो। रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सारा काम उन्होंने बॉयल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि किसी भी आइडियल गैस के लिए हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अब बच्चों ये केस था आइडियल गैस के लिए। ये किसके लिए था, आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए कोई भी टेम्परेचर लो, टेम्परेचर कांस्टेंट करो तो वो हमेशा कैसा बिहेव करेगी कि प्रेशर तो इंक्रीज हुआ और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उन्होंने आइडियल गैस के लिए ग्राफ भी प्लॉट किए, उन्होंने बॉयल्स ने आइडियल गैस के लिए ग्राफ भी प्लॉट किए, प्रेशर और वॉल्यूम। तो उन्होंने जब इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। और क्या हो सकता है, एक ग्राफ इस तरीके से भी प्लॉट हो सकता है, 1/v और p के बीच में प्रेशर और वॉल्यूम के इन्वर्सली, प्रेशर और वॉल्यूम के इन्वर्सली, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा। तो ये दो ग्राफ उन्होंने प्लॉट किए। लेकिन ये किसके लिए तो किया था, फॉर आइडियल गैस। किसके लिए किया बच्चों उन्होंने, फॉर अ आइडियल गैस। रियल गैस के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। रियल गैस के लिए ये काम पॉसिबल नहीं है हर एक टेम्परेचर पर। क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा जब स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे हम। अभी इसमें आगे इसमें भी हम स्पेसिफिक हीट के बारे में देखेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। पर फिलहाल देख लो कि रियल गैस के लिए ये काम किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। फॉर रियल गैस टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर शुड बी हाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। क्या अगर आइडियल गैस है तो कोई दिक्कत नहीं, ये लॉ हमेशा फॉलो करेगा। आइडियल गैस के लिए तो ये लॉ हमेशा फॉलो करेगा। लेकिन अगर बात करते हो रियल गैस की, क्योंकि आइडियल गैस तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आइडियल गैस आर नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, बट फॉर द रियल गैसेज टेम्परेचर शुड बी हाई। मान लो आपने टेम्परेचर कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे, तो क्या रूम टेम्परेचर पे ये लॉ फॉलो है, नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली आपने इस टेम्परेचर को कर दिया 200 डिग्री सेल्सियस, ये लो साहब, तो फिर ये लॉ फॉलो हो जाएगा। तो फॉर रियल गैस टेम्परेचर शुड बी हाई, देन द बॉयल्स लॉ विल बी एप्लीकेबल ऑन द रियल गैस। ठीक है, तो आपको रियल गैस पर अगर बॉयल्स लॉ अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था रॉबर्ट बॉयल। ये एक एंग्लो आयरिश केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, केमिस्ट्री साइंटिस्ट है। ठीक है, तो इन्होंने 1632 के अराउंड शायद इन्होंने ये लॉ स्टेब्लिश किया। तो सबसे पहले जो आइडियल गैस के लिए जो सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था, सबसे पहले जो लॉ दिया था, वो किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने। किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने। और उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी भी गैस का, किसका, आइडियल गैस का, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था आइडियल गैस के लिए, ध्यान रखना। तो कि किसी भी आइडियल गैस का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो उसके प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। थोड़ी सी बहुत और जब बात करते हैं। अच्छा, ये P इन्वर्सली 1/v। ठीक है, तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ सर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/, भाई दोनों एक ही बात है, दोनों क्या है, एक ही बात है। अच्छा, इस V को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी आप तो लिख सकते हो ना, आप ये भी लिख सकते हो, P और V को मल्टीप्लाई करो तो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। अच्छा, अगर इसके लिए प्रेशर P1 है, यहाँ गैस का वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया, P2 हो गया और वॉल्यूम V2 हो गया, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो इन दोनों में रिलेशन होगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये कोई नई बात नहीं है बच्चों, ये सिर्फ मैंने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का जो स्टेटमेंट है इसी को मैथमेटिकली आपको बताया है कि अगर इसका लो P1V1
और ये है P2 V2, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो इसका मास मान लेते हैं स्मॉल m, गैस का मान क्या है, गैस का मास क्या है, स्मॉल m, इसकी डेंसिटी अलग हो जाएगी ρ1, इसकी डेंसिटी अलग हो गई ρ2, मास दोनों का सेम है, मास दोनों का क्या है बच्चों, सेम है, क्योंकि मास कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर गैस एक ही है, आप बस प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज कर रहे हो, बाकी गैस तो सेम है, तो मास उसका सेम रहेगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी चेंज होगी, तो इसको डेंसिटी की टर्म में लिखो। वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हो, स्पेस दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, मास अपॉन डेंसिटी। भाई डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, तो मास अपॉन डेंसिटी लिख दो। तो यहाँ पे करो क्या आ जाएगा, ये P1 V1 की जगह मास तो दोनों का सेम है, डेंसिटी ρ1, P2 V2 की जगह मास वापस से सेम है, तो m, डेंसिटी ρ2। ये क्या बन जाएगा, P1 अपॉन ρ1, P2 अपॉन ρ2। अगर डेंसिटी की टर्म में आपसे पूछे कभी आंसर तो ये होगा, और अगर वॉल्यूम की टर्म में पूछे तो आंसर ये होगा। जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वैसे आप कर सकते हो। ये टर्मिनोलॉजी वैसे तो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, एग्जाम में आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। क्या आपको तो पता है कि बॉयल्स लॉ तो वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में था, लेकिन उसने क्वेश्चन किसके लिए कर लिया, डेंसिटी के लिए, तो फिर उसको आपको इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो डेंसिटी की फॉर्म में बात करें तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कॉपी करो ये चीज। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ, दैट इज चार्ल्स लॉ। ओके बच्चों, तो बात करते हैं नेक्स्ट लॉ, दैट इज चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ ने क्या बोला, अब देखो वो जो बॉयज लॉ था वो था 1662 या है ना, सराउंडिंग कुछ ऐसा ही था। ठीक है, तो 1662 में उन्होंने क्या उन्होंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया। उन्होंने क्या कर लिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट एज्यूम कर लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट है दैट इज चार्ल्स। ये बच्चों एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, या बोलते हैं फ्रेंच फिजिसिस्ट थे ये। ठीक है, तो इन्होंने 1780 की बात है, कौन सी, 1780 का आपकी बात है, 1780। तो लगभग 1780 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने वापस से सेम काम लिया। देखो, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, बात तीनों की करनी है। बॉयज बायज आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, तो इन्होंने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। इन्होंने क्या किया बच्चों, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, और इन दोनों में इन्होंने ऑब्जर्वेशन किए। ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया और वॉल्यूम और टेम्परेचर के इन्होंने स्टडी करी। तो इन्होंने देखा कि जब जब गैस का या आइडियल गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो धीरे धीरे उसके साथ में उसका टेम्परेचर भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता है। तो उन्होंने क्या देखा कि इफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस रिमेन्स कांस्टेंट देन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T, यानी कि जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो उसको उन्होंने ऐसे रिलेशन लिख दिया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। भाई इस T को इधर लेके आ जाओ, सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, अब इसका है V1 T1, इसका V2 T2, तो इन दोनों में आपस में ये रिलेशन हो जाएगा। भैया कौन सा रॉकेट साइंस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये वाला भी किसके लिए था, फॉर आइडियल गैस। ये वाला एजम्पशन भी उन्होंने किसके लिए लिया, आइडियल गैस के लिए। रियल गैस की बात करें तो फॉर रियल गैस टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये सारा उन्होंने चार्ल्स लॉ ने समझाया। ठीक है, अब बात करते हैं, सुनना यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा आपको। अब देखो वॉल्यूम की बात करते हैं। अब वॉल्यूम वापस से सेम चीज, मास तो इसका कांस्टेंट रहेगा, मास में कोई चेंज होने वाला नहीं है। हाँ, डेंसिटी में जरूर चेंज आ जाएगा। मान लो इसकी डेंसिटी ρ1 और इसकी डेंसिटी कितनी होगी, ρ2। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम की टर्म में। अब वॉल्यूम की टर्म है तो मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम की जगह मास
अपॉन ρ1 और ये T1 पहले से है, मास अपॉन ρ2 और ये T2 पहले से है। m1 से m1 कट कर दो, फाइनल आपको स्टेटमेंट क्या मिल जाएगा बेटा, ρ2 अपॉन ρ1, m से m कट, ρ2 ऊपर लेके गया, नीचे ρ1 है ही सही, इज इक्वल टू T1 इधर लेके आ जाएगा और T2 पहले से अवेलेबल है। तो डेंसिटी और टेम्परेचर की बात करो तो ये रिलेशन होगा, और वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करो तो ये रिलेशन होगा। ठीक है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और इसे ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये डेंसिटी के टर्म है। अब आपसे वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन पूछे तो ये लगा दो, डेंसिटी और टेम्परेचर में रिलेशन पूछे तो ये लगा दो। ठीक है, ये बात की गई चार्ल्स लो ने। अब उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व करी, क्या, ये सारा टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन। ध्यान रखना है टेम्परेचर इन केल्विन। इन्होंने जितने भी लॉज पास हुए हैं, जितने भी गैस लॉ है, वो कब हैं, जब आपका टेम्परेचर केल्विन में हो। ऐसा नहीं 20 डिग्री सेल्सियस, उसे भी आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर हमेशा यहाँ किस में लोगे आप, केल्विन में लोगे। ठीक है, अब उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व करी बच्चों, उन्होंने क्या देखा कि अगर मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, अभी क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर, इसका वॉल्यूम कितना मान लिया, V0। टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप ऐसा मान लो 273 केल्विन, है ना भाई। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा, 273.15। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन, ये फिलहाल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर। अब इनिशियल टेम्परेचर है, इसका वॉल्यूम मान लो V0। इसका वॉल्यूम कितना है, V0। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पे कि एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज V0। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर कितना है, V0। ठीक है, अब मान लो आपने गैस का टेम्परेचर या गैस का वॉल्यूम जो है, गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से या तो बढ़ा दो या डिक्रीज कर दो। या तो गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से, किससे, 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो। कुल मिलाकर टेम्परेचर में चेंज कितना आना चाहिए, डेल्टा टी कितना होना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस। अब ये चाहे आप इंक्रीज करो चाहे आप डिक्रीज करो, चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, तो ऑब्वियसली बात है इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, कुल मिला के जैसे टेम्परेचर में चेंज करोगे तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। जब टेम्परेचर में चेंज करोगे तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, वो ये होगा, तो V इज इक्वल टू V0 1 प्लस 1 अपॉन 273.15 इंटू T। ये नया वॉल्यूम होगा। ये आपका अच्छा कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या, गलती हो गई बच्चों। चलो यहाँ तो कॉपी करो, मैं वापस सब कुछ नया कंसेप्ट सिखा रहा हूँ ये। ठीक है, ये हो गया कॉपी, दोबारा से मैं बना देता हूँ। सॉरी बच्चों, कुछ ज़्यादा नीचे चला गया मैं। अच्छा बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करता हूँ या 273, मान लो स्टार्टिंग में जब गैस है 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से। तो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम कितना है, V0। इसका वॉल्यूम कितना है गैस का, V0। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ गैस इज कितना है, V0। कितना है बच्चों, V0 है। मतलब इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V0। अब मान लो कोई भी एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर स्मॉल टी, मान लो किसी भी टेम्परेचर स्मॉल टी, मान लो कोई भी टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस जहाँ भी, अब आपको वॉल्यूम निकालने को बोलेगा। देन वॉल्यूम
ठीक है, विल बी V इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 273.15 स्मॉल t इंटू वी नोट। ये आपका किसी भी टेम्परेचर पर वॉल्यूम होगा। वैसे तो ये सब ज़्यादा पूछे नहीं गया है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर स्टार्टिंग में आपको इनिशियल वॉल्यूम वी नोट दिया हुआ है तो फाइनली किसी भी अदर टेम्परेचर पर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप इसे निकाल सकते हो। ये कॉपी करो, नेक्स्ट लो पढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट लो पे जाएं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ। अब बॉयल्स लॉ भी पढ़ लिया आपने, चार्ल्स लॉ भी पढ़ लिया, ठीक है। अब बॉयल्स लॉ से क्या पता चला, P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P इंटू वी इज इक्वल टू क्या, कॉन्स्टेंट, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आया था, याद है। और इससे चार्ल्स लॉ से क्या पता चला, V अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 आया था, ठीक है। देखना, सुना, अब थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। फ्रॉम बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ से तो क्या रिलेशन मिले आपको, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, फ्रॉम बॉयल्स लॉ, ओके। और चार्ल्स लॉ से क्या मिला, V अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये चीज चार्ल्स लॉ से मिल गई, तो इन दोनों टर्म को एक साथ भी तो लिख सकता हूं यार, ये दोनों अलग अलग है क्या, इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं मैं, ये लो, पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या दिक्कत है, पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये रिलेशन आया बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की हेल्प से, ठीक है। तो अगर पी वी अपॉन टी का जो कंबाइंड है वो क्या होगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। यानी कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। हमेशा ध्यान रखना कि यही रिलेशन आएगा। तीन क्वांटिटी है, मान लो तीन अलग अलग वेसल है, तीन बार प्रेशर चेंज हो रहा, मान लो P1 है, P2 है, P3 है। वॉल्यूम है मान लो V1 V2 V3, वॉल्यूम चेंज हो गया। टेम्परेचर हो गया मान लो T1 T2 T3, क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 एंड दैट इज P3 V3 अपॉन T3। हमेशा ध्यान रखना कि जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी, जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। अब इससे रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, वो देखते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ओके गाइज, अब लिसन, हुआ क्या है, अब देखना जादू आया है। उसने कहा एक क्लोज्ड वेसल, उसने एग्जांपल में क्या कहा है, क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल का मीनिंग, क्लोज्ड वेसल का मीनिंग है उसका वॉल्यूम फिक्स है, उसका वॉल्यूम कोई चेंज होने वाला नहीं है। अरे भाई वॉल्यूम फिक्स है, आपने 1 लीटर की बोतल है तो 1 लीटर उसका वॉल्यूम है, 1 लीटर की वॉल्यूम है। और गैस, ऑब्वियसली बात है, ऐसा तो नहीं होगा कि गैस जाएगी तो आधे लीटर की बोतल, 1 लीटर की बोतल में आधे हाफ वॉल्यूम तक ही गैस जाएगी। गैस तो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, तो इसका मतलब गैस का वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, 1 लीटर। तो गैस की यही तो क्वालिटी है कि जिस भी वॉल्यूम के वो वेसल में जाएगी उसका वॉल्यूम वो गेन कर लेगी, ठीक है, उसका वॉल्यूम वो गेन कर लेगी। तो इसका मतलब क्लोज्ड वेसल है, यानी कि वॉल्यूम क्या है आपका, कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसने ये कहा है कि टेम्परेचर को, सुनना बात को, उसने क्या कहा कि यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है कि V1 और V2 दोनों आपस में बराबर है, V1 V2 दोनों आपस में बराबर है। उसने कहा कि प्रेशर को पहले से 0.4% इंक्रीज किया है। उसने क्या कहा, प्रेशर को 0.4% इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से
इंक्रीज किया, टेम्परेचर को कैसे किया, 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया। सिंपल लगा दो Pv/2, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। वॉल्यूम दोनों का कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट, फाइनली क्या मिलेगा, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। दैट इज P1 कितना है, P1 दैट इज P1 कितना है, P1, T1 को T1 ही रहने दो। P2 कितना हो गया, 0.4% ऑफ P1, कितना हो गया, 0.4% ऑफ P1। तो यहाँ पे रखो 0.4 अपॉन 100 दैट इज P1, और टेम्परेचर कितना हो गया, T1 + 1। 1 डिग्री सेल्सियस से मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, ठीक है। सॉरी 0.4% से इंक्रीज किया ना, प्लस P1 भी लिखेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करो, T1 की वैल्यू आएगी लगभग 500 केल्विन समथिंग, कुछ ऐसी आएगी। कितनी आएगी भाई, मैं डायरेक्ट आंसर देख रहा हूँ बच्चों, 250 केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में जो आपको सोल्व करने हैं। नेक्स्ट लॉ है ओके बच्चों, तो नेक्स्ट लॉ है दैट इज गैल-लेसिक्स लॉ, ठीक है। इसको एमेंटॉन्स लॉ भी बोलते हैं, न्यू नाम है, ठीक है। इससे भी इसको जाना जाता है बच्चों। 1802 की बात है, क्योंकि 1802 बहुत पुरानी बात है ठीक है। मतलब अब जो लेटेस्ट लॉ आया था, अब देखो वापस से सेम केस, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। एक बार प्रेशर को कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, अब बारी थी वॉल्यूम को कांस्टेंट कंसीडर करनी। तो इन्होंने क्या किया, वॉल्यूम को कंसीडर कर लिया, ठीक है। वॉल्यूम को कंसीडर करके प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में इन्होंने रिलेशन स्टेब्लिश किया। इन्होंने क्या देखा कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा। यानी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बाकी सेम कहानी है, ठीक है। अब आपके पास देखो P और T में रिलेशन आ गया, ठीक है। P और V में रिलेशन आ गया, वॉल्यूम और टेम्परेचर इसमें भी रिलेशन आ गया। तीनों क्वांटिटीज में परस्पर आपके पास रेस्पेक्टिवली तीनों क्वांटिटीज में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। उसके बाद 1833 में एक और लॉ आया दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। इसको एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इन्होंने क्या देखा कि अगर किसी भी इक्वल वेसल के या इक्वल वॉल्यूम के वेसल में सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पर कोई गैस है तो अलग अलग गैस हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन दोनों गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। डेंसिटी क्या है, मास क्या है, कोई मैटर नहीं करता। चाहे आप 1 किलो लो, चाहे आप 2 किलो लो, डजेंट मैटर। बट आपका कंडीशन है कि वॉल्यूम उसका कुछ इस तरीके से हो कि दोनों गैस टाइप में वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो, और उसके टेम्परेचर और प्रेशर वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होगी। डजेंट मैटर व्हाट विल बी द मास ऑफ द गैसेज, व्हाट विल बी द एनीथिंग, ठीक है। कुछ भी मैटर नहीं करता है। बस ये ध्यान रखना कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दोनों कंडीशंस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगी, इक्वल्स होंगी। अब देखो आपके पास प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन आ गया, आपके पास प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन आ गया, आपके पास वॉल्यूम टेम्परेचर में रिलेशन आ गया, और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड भी रिलेशन आ गया। तो यहाँ से 1833 के बाद में एक कंसेप्ट डिराइव हुआ दैट इज आइडियल गैस कंसेप्ट। व्हाट इज दैट, दैट इज आइडियल गैस कंसेप्ट। या यहाँ से आपके पास डिराइव हुई आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ से डिराइव हुई आइडियल गैस इक्वेशन दैट विल बी PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। ये मैं डेरिवेशन कैसे आया वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में हम आइडियल गैस और रियल गैस दोनों में रिलेशन देखेंगे। R इज दैट, बच्चों देखो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तो आ ही गया आपको। देखो
PV/T, ये तो कांस्टेंट होता है, ये तो आपको पता लग गया, ठीक है। ये कितना कांस्टेंट होता है भाई, कांस्टेंट है तो भाई कुछ तो वैल्यू होगी, तो वैल्यू क्या होती है, NR। R इज दैट रिडबर्ग कांस्टेंट, वो मैं आपको समझाऊंगा, आपको नेक्स्ट लेक्चर में रिडबर्ग कांस्टेंट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। सर नंबर ऑफ मोल्स हमेशा सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी, N1 = N2, ठीक है। ये तीनों तो बॉयस लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ, गैलियो-सेक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, आगे ना चारों लॉ। इन एवोगैड्रो की जब हाइपोथेसिस आ गई, क्योंकि तब तक क्या है कि एटम डिराइव हो चुका था, तब तक क्या है, एटम का डेरिवेशन हो चुका था। तो एटम का डेरिवेशन हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या दिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कंसेप्ट देना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड कोई कंसेप्ट आया, तो उन्होंने फिर ये स्टेटमेंट दिया, और यहाँ से दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। इस टी को इधर ट्रांसफर कर लो तो क्या बन जाएगा, PV = nRT। अभी आइडियल गैस के कंसेप्ट के बारे में अपन आइडियल गैस इक्वेशंस को अपन नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव करेंगे। आज के लिए यही फिनिश करते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।